नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है गति। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इसमें से बहुत ही ज़्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु इसलिए भी क्योंकि हम जानते हैं, हमने इससे पहले भी फिजिक्स पढ़ा है। हमने फोर्स और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जाना है, परंतु फिजिक्स का जो एक्चुअल में बेस बनता है वो 9th क्लास के इसी अध्याय से बनता है। तो फिजिक्स जो वास्तव में शुरू होगी वो अभी के बाद शुरू होगी, और इसीलिए ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारी एक्चुअल फिजिक्स इस अध्याय से शुरू होती है। तो चलिए इसी बात पर जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत ही मामूली चीज़ों को जानेंगे और धीरे धीरे वीडियो का लेवल बढ़ता जाएगा। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे गति के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे सरल रेखीय गति के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे वस्तु की स्थिति के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक सवाल से। सवाल है कि गति आखिर होती क्या है। नॉर्मल सी बात है, हमारे अध्याय का नाम गति है, तो सबसे पहले ये सवाल पूछना ज्यादा सही रहता है। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान सा है। अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो गति में है, और अगर नहीं चल रही है तो वो स्थिर है। उदाहरण के लिए अभी आप एक रूम में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कहीं मूव नहीं कर रहे, यानी कि आप कहीं चलकर नहीं जा रहे हैं, आप एक जगह पर रुके हुए हैं। इसका मतलब आप स्थिर हैं। परंतु आप जब स्कूल आए होंगे तो रास्ते में आपको चलना पड़ा होगा, या हो सकता है आप बस लेके आए हों, या हो सकता है आप कार से आए हों, या बाइक से आए हों, या आप किसी भी ट्रांसपोर्ट से आए हों। परंतु जब आप स्कूल आ रहे थे तब आप चल रहे थे, आप कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप स्कूल आ रहे थे तब आप गति में थे। तो अब हमें गति क्या होती है वो तो समझ आ गया। कोई चीज जब चलेगी तो वो गति में होगी, और कोई चीज अगर नहीं चलेगी तो वो गति में नहीं होगी। अब दूसरा प्रश्न है कि आखिर हम गति के बारे में पढ़े क्यों, हमें गति का अध्ययन करना ही क्यों चाहिए। तो अब सबसे जरूरी बात ये होती है कि जब हम किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये जान लेना चाहिए कि उसे पढ़ना जरूरी क्यों है। आखिर उसे पढ़ने से हमें कोई फायदा होगा भी या नहीं होगा। तो अब गति को पढ़ने से हमें फायदा क्या हो सकता है। दरअसल गति को हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि गति हर जगह है। अब आप सोचेंगे कि गति हर जगह थोड़ी होती होगी, जहां पे कोई चीज चल रही होती होगी सिर्फ वहीं तो होती होगी, पर यही तो बात है। दरअसल इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं ऑलमोस्ट सारी चीजें मूव करती रहती हैं। चलिए बहुत सारे उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, सूर्य हमारा बीच में होता है और बाकी सारे ग्रह क्या करते हैं, उसके आसपास चक्कर लगाते हैं। तो यानी कि वो सूर्य के आसपास गति कर रहे हैं। सूर्य की छोड़िए, चलिए अर्थ की बात करते हैं। तो अर्थ में क्या होता है, जो हमारा चांद है यानी कि मून, वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है और हर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। सिर्फ मून ही नहीं, अर्थ जो है वो खुद एक तो सूर्य के चक्कर लगा रही है, और एक खुद की जगह पर ही एक दिन में पूरा घूम जाती है। तो अर्थ भी हमारी गति में है और हमारा चांद भी गति में है। इसके अलावा जो पानी होता है, समुद्रों में जो लहरें आती हैं वो भी गति में होती हैं। उसके अलावा जो हवाएं चलती हैं वो हवाएं भी तो गति में होती हैं, और हवाओं के चलने से क्या होता है, जो पेड़ पत्ते होते हैं वो भी मूव करते हैं, तो उनमें भी गति आ जाती है। इसके अलावा जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं हमारे, जितने भी वाहन हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, हवाई जहाज हो गए, हमारी साइकिल हो गई, बाइक हो गया, कार हो गया, ये सब मूव करते हैं। अब इसके अलावा हमारे घर में जो पंखा है वो मूव करता है। यहाँ तक कि जो हम घड़ी पहनते हैं उसके अंदर जो कांटे होते हैं वो भी मूव करते रहते हैं। अब इसे देखिए, ये एक दीवार है। अब आप सोचेंगे यहाँ पर तो कोई गति होती ही नहीं होगी, परंतु आपने जो पहला चैप्टर पढ़ा होगा मैटर के बारे में, यानी कि हमारे आसपास के तत्व के बारे में, तो उसमें आपने जाना होगा कि सभी चीजें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है, और वो कण हमेशा गतिशील होते हैं। यानी कि ये दीवार तो मूव नहीं कर रही, परंतु उस दीवार के जो छोटे छोटे कण होंगे वो आपस में कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होंगे। तो दीवार तो रुकी हुई है परंतु उसके अंदर भी गति हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि गति हर जगह पे है, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी हो जाता है।
तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही आसान तरह की गति को पढ़ते हुए, जो कि है सरल रेखीय गति। अब सरल रेखीय गति सबसे सरल प्रकार की गति होती है और इसमें होता क्या है कि एक सीधी रेखा में जितने भी गति होंगे हम सिर्फ उनका अध्ययन करेंगे। उदाहरण के लिए अगर कोई ऐसा रास्ता है तो हम इसकी गति को नहीं करेंगे क्योंकि इसकी गति पढ़ना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है और अभी तो हम शुरुआत ही कर रहे हैं। तो इस अध्याय में हम सिर्फ सरल रेखीय गति की बात करेंगे। तो अब तक हमने क्या किया, हमने गति क्या होती है वो समझ लिया और हमें सरल रेखीय गति पढ़ना है ये जान लिया। अब गति को समझने के लिए कुछ चीजें होती हैं, हमें उन्हें पहले समझना पड़ेगा। जैसे कि पहला होता है वस्तु की स्थिति। तो अब वस्तु क्या होता है और उसकी स्थिति क्या होती है हमें ये समझना है। तो वस्तु की स्थिति किसी वस्तु का स्थान दर्शाती है। यानी कि मान लीजिए आपका घर है और आपके चाचा आपके घर पे घूमने आने वाले हैं, परंतु दिक्कत ये है कि उन्हें आपका घर कहाँ पे है ये पता ही नहीं है। तो अब क्या होगा, वो आपसे पूछेंगे कि बेटा बताना आपका घर कहाँ पे है। अब मान लीजिए आप बोलते हैं उन्हें कि चाचा जी मेरा जो घर है ना वो 5 किलोमीटर दूर है। तो क्या चाचा जी आपके घर पे आ सकते हैं? वो पहले सोचेंगे 5 किलोमीटर दूर है, फिर सोचेंगे कहाँ पे जाना है 5 किलोमीटर और कंफ्यूज होके आपको फिर फोन मिला देंगे, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना कि आपका घर 5 किलोमीटर दूर कहाँ से है। रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है या फिर हवाई अड्डे से 5 किलोमीटर दूर है या फिर हो सकता है कोई फेमस मार्केट हो वहां से 5 किलोमीटर दूर हो। अब आपके चाचा को सपने तो आएंगे नहीं कि वो कहाँ से दूर है, तो वो आपसे फिर फोन मिलाएंगे और पूछेंगे कि बेटा 5 किलोमीटर दूर तो है परंतु ये बता दो कि कहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। अब मान लीजिए आप बताते हैं कि चाचा जी हमारा जो घर है ना वो हवाई अड्डे से 5 किलोमीटर दूर है। तो अब चाचा जी को पता चल गया कि हवाई अड्डे से 5 किलोमीटर दूर जाना है, परंतु उन्हें अभी भी ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाना है। हवाई अड्डे से तो वो किसी भी तरफ 5 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि आपके घर की तरफ ही आए। हो सकता है वो इस तरफ चले जाएं, हो सकता है नीचे की तरफ चले जाएंगे, हो सकता है कि आपका घर जिस तरफ है उससे पीछे की तरफ 5 किलोमीटर चले जाएं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये भी पूरी नहीं है। तो अब आपको क्या बताना पड़ेगा कि 5 किलोमीटर दूर तो है बट कहाँ से है। तो चाचा जी आपको फिर से फोन करेंगे, बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा रास्ता कहाँ है, जरा ढंग से बता दो। और इस बार आप क्या करते हैं, आप उन्हें बताते हैं कि उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर आगे आपको आना है और आपका घर आ जाएगा। अब चाचा जी क्या करेंगे, वो हवाई अड्डे पे उतरेंगे, वहां से उत्तर दिशा की ओर घूमेंगे और वहां से 5 किलोमीटर आगे आ जाएंगे और आपके घर पे पहुंच जाएंगे। अब इस कहानी को आपको अच्छा लगा हो या ना लगा हो, यहाँ पे हमें दो चीजों का पता जरूर चल जाता है। ये दो चीजें क्या हैं चलिए देखते हैं। पहला तो हमें पता चलता है कि किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देशक बिंदु की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने उदाहरण लिया था हवाई अड्डे का, इसे कहा जाता है मूल बिंदु, जहां से भी हम किसी भी चीज का स्थान बताते हैं। दूसरा हमें चाहिए होता है दिशा की समझ, कि आखिर जो हमारा निर्देशक बिंदु है उससे जो हमारा एक्चुअल स्थान है वो किस दिशा में है। तो इन दो चीजों से हम किसी भी वस्तु की स्थिति को बता सकते हैं। चलिए इसे ज्यादा अच्छे से समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं, और क्योंकि आजकल क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट का उदाहरण लेते हैं। अब मान लीजिए क्या है कि क्रिकेट का मैदान है और आप गए हैं अपने दोस्त के साथ क्रिकेट देखने, और वहां पे आपका दोस्त बताता है कि वो देख विराट कोहली खड़ा है। अब आप उससे पूछते हो कि कहाँ पे खड़ा है, तो वो आपको बताते कि अरे वो देख वो 2 मीटर दूर खड़ा है। आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आखिर 2 मीटर कहाँ से दूर खड़ा है। हो सकता है कि जो 2 मीटर दूर खड़ा है वो क्रिकेट के बैटिंग साइड से हो, या फिर हो सकता है कि वो पवेलियन की तरफ से 2 मीटर दूर खड़ा हो। तो आप उससे बड़े प्यार से पूछेंगे, भाई मेरे को नहीं पता कहाँ से 2 मीटर दूर खड़ा है, तो मेरे को बता दे कि कहाँ से 2 मीटर दूर खड़ा है। अब आपका दोस्त क्या करता है, वो आपको बताता है कि जो विराट कोहली है वो बल्लेबाजी क्रीज से 2 मीटर की दूरी पे खड़ा है। तो अब ये जो लाइन है जो पवेलियन की तरफ है वो तो नहीं रहेगी, क्योंकि हमें पता है वो पवेलियन से 2 मीटर दूर नहीं है, वो बल्लेबाजी क्रीज से 2 मीटर दूर है। परंतु यहाँ पर भी बल्लेबाजी क्रीज से 2 मीटर तो किसी भी तरफ हो सकता है। तो आपके दोस्त को आपको बताना पड़ेगा कि वो इस डायरेक्शन में बल्लेबाजी क्रीज से दूर खड़ा है, तब आपको पता चलेगा कि आखिर विराट कोहली खड़ा कहाँ पे है। तो इस तरीके से हम किसी भी वस्तु की स्थिति को बता सकते हैं। चलिए अब आते हैं वापस से हमारे सरल रेखीय गति पे। तो आखिर ये सरल रेखीय गति होता क्या है। अब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा संख्या रेखा के बारे में। दरअसल जो हमारी सरल रेखीय गति है हम उसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं।
यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिसे हम 0 मीटर कहेंगे। इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु के दाईं तरफ सारी की सारी पॉजिटिव यानी कि धनात्मक वैल्यू होंगी, जैसे कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। और मूल बिंदु के पीछे की तरफ या फिर ये कह लीजिए कि बाईं ओर सारी की सारी ऋणात्मक वैल्यू होंगी, जैसे कि -1 मीटर, -2 मीटर। अब इसी का इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज की स्थान के बारे में बता सकते हैं। ऐसा हम कैसे करेंगे वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया। तो सबसे पहले हमने बात करी गति की, फिर हमने जाना सरल रेखीय गति को, और लास्ट में हमने जाना वस्तु की स्थिति के बारे में। अब इनके बारे में आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी की किताब में पढ़ना है, जिससे आपको ये सारी चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको पढ़ना क्या क्या है, आपको एनसीईआरटी की किताब में गति का अध्याय खोलना है और उसके अंदर गति का वर्णन पढ़ना है और सरल रेखीय गति पढ़ना है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सरल रेखीय गति के बारे में और अच्छे से। तो इसे भी आप पढ़कर आइएगा ताकि अगली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।